वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने पंजाब में मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक सीईसी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हुकूमत के साथ राब्ता करने का इख्तियार दे दिया। सदर मुमलिकत नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के मसाइल पर राब्ता करेंगे। सदर मुमलिकत नून लीग से सिंध की फंडिंग के मसाइल समेत दीगर मामलात पर राब्ता करेंगे। इजलास में हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सिंध में ज़राई शोबे में टैक्स के इजाफे पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बसान का कहना था कि सदर मुमलिकत को कहा है कि सिंध से होने वाली नाइंसाफियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात करें। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने नून लीग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मंजूर बसान ने मजीद कहा कि नून लीग की जानिब से पंजाब में किए गए मुआहदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला कर लिया है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू होने वाला पहला मंसूबा बन गया है। उन्होंने बताया कि 60 साल तक उम्र के सरबरा अहल खाना के फौत होने पर 10 लाख, 60 साल से ज्यादा उम्र के खानदान सरबरा के फौत होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मंसूबा मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। काबीना ने सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी को मंसूरा पहुंचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने जमात इस्लामी की जानिब नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ्द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत भी दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दी के खिलाफ मुशावरती इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि जमात इस्लामी के कायदीन ने मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। प्रोफेसर इब्राहिम अब्दुल वासे और इनायतुल्लाह मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। अशिया खुर्दनोश अद्वियात और जरूरी अशिया जरूरिया के लिए 70 गाड़ियों का काफिला कुरम पहुंच चुका है। सब्जी, फल, अद्वियात, चीनी, आटा, घी समेत दीगर जरूरी अशिया भी कुरम में पहुंचा दी गई हैं। एक रोज के काफिले के बाद दूसरा काफिला पहुंचने के बाद अशिया के नरखों में भी कमी आना शुरू हो गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई बहाल न हुई, जिसके बायस शहरी अपने अपने इलाकों में महसूर होकर रह गए हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि रास्ता खोलने समेत अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने के लिए इकदाम जारी हैं। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक जमीनी राब्ता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुंचाई जाएंगी। दूसरी जानिब कुरम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू किया जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि अमन मुआहदे के दस्तखत करंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा भी 3 रोज में मुतवक्के है, जिसमें असलहा जमा करवाने के तरीकाकार के मामलात पर बातचीत की जाएगी। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास आज 4 इस्राएली मग़वी ख़वातीनों को रिहा करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 4 इस्राएली मग़वी ख़वातीन के नाम भी जारी कर दिए हैं। तर्जुमान हमास के मुताबिक मग़वियों इस्राएली फ़ौज की सिपाही और लैरी अलबर्ग का नाम भी जारी कर दिया गया है और इनको हफ्ते को रिहा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जा सकता है। दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई अब भी जारी है। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया है। तो उधर मगरबी किनारे के जुनैन शहर में इसराइली फौजी ऑपरेशन में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद और 40 को जख्मी कर दिया गया है। अरब लीग और मुत्तहदा अरब इमारात ने मगरबी किनारे के शहर जुनैन में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत भी की है। 19 जनवरी को हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत पहले 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया था, जिसके बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए हैं। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के तमाम सिफारती और कौंसिल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है।
جس میں ان میں کہا گیا ہے کہ تمام امدادی پروگرام فوری طور پر معطل کریں۔ وزیر خارجہ مارکو کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پروگراموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ وہی کریں گے۔ محکمہ خارجہ نے تاحال اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق اس خبر سے امریکی محکمہ خارجہ کے ملازمین میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکی اور چینی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک پر پہلا رابطہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے کہ تائیوان کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کے سب سے اہم دو طرفہ تعلقات ہیں۔ امریکہ اور چین کے تعلقات دنیا کا مستقبل طے کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی نہیں چاہتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ون چائنا پالیسی کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ کے عہدے سنبھالتے ہی امریکی محکمہ خارجہ میں اہلکاروں کی بڑی تعداد میں مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے یمن میں حوثیوں کے زیر اثر علاقوں میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کرنی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات اور اسٹاف کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ حوثیوں کے زیر اثر علاقوں میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کو دارالحکومت صنعا سے اقوام متحدہ اسٹاف کو حراست میں لیے جانے کے باعث حوثی علاقوں میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعرات کو حوثیوں نے دارالحکومت صنعا میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے عملے کو حراست میں لیا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم کی تیاریاں میں دن رات محنت کرنے والے مزدوروں کے اعزاز میں ظہرانے کی تقریب منعقد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تقریب 7 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ مزدوروں کو ان کی محنت اور لگن پر شکریہ ادا کیا جائے گا۔ تقریب کے دوران چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مزدوروں کو قذافی اسٹیڈیم میں پہلے میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت بھی دے دی گئی ہے۔ اقدام مزدوروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اسٹیڈیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے مکمل تیار کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی جاری ہیں۔ محسن نقوی نے مزدوروں کی شب و روز محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہمارے حقیقی ہیروز ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔